Hello everyone. Welcome back to the book series and that we initiated last week. And this time I have started to teach my own book, review book of Men on Therapy by Dr. Philip Kumar. So let's continue with the chapter 9 and chapter 10. Sorry, chapter 9 already is uploaded. In all the 9 chapters from 1 to 9, they are already uploaded on my YouTube channel. You can watch them. Coming to the next chapter, that is the 10, and the name is Let's Learn Step by Step. He's talking about the firstly the screening examination, and then we will teach the physical examination in the chapter number 11. क्यों ये नाम हमने रखा है? बिकॉज ये बुक जो है वो फॉलो करती है एचईसी की कोर्स आउटलाइन को, और उसके हिसाब से ही ये हेडिंग दी गई है कि पहले आप सिस्टमिक एग्जामिनेशन जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है उसको समझाएं, और उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। तो द एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन आगाज करें, बहुत बार हम डिटेल में डिस्कस कर भी चुके हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट जो है वो इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस। नंबर वन द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, एंड देन डेफिनेटली विल गो फॉर द फिजिकल डायग्नोसिस या फिजिकल एग्जामिनेशन। दी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है? हिस्ट्री, उसकी ऑब्जेक्टिव मेथड्स, एंड देन वी गो फॉर टेस्ट एंड मेजर्स व्हिच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन एंड बायोमेकेनिकल एग्जामिनेशन। तो यूजुअली सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वो प्रोसीड करता है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तरफ, और फिर ऑनवर्ड वो बढ़ता जाता है अल्टीमेटली टू रीच एनी स्पेसिफिक डायग्नोसिस। Subjective examination is often evaluated if you talk about the subjective examination only. तो अगर हम उसको अंडर वैल्यूड करें या अंडर वैल्यूड होता है इनडायरेक्टली, इज ऑफन अंडर वैल्यूड। रीजन इज दैट कि वी डायरेक्टली गो फॉर अ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मेक अ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंगली। तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो कि नो डाउट जो कि नो डाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अंडर वैल्यूड भी है असेसमेंट और मैनेजमेंट में, स्पेशली व्हेन वी डील विद द मस्कुलोस्केलेटल problems. So it's often the crucial aspect of examination and it should be followed. Well, it determines basically the SIN, the severity, irritability, and the nature of the pain. Let's suppose if you don't know the severity or irritability or nature of the pain, you definitely can't make any diagnosis proper. So the patient's condition, good questioning that all can lead to the subjective word means the everything that only a patient can give to you. यू कांट, मतलब इनडायरेक्टली ये है कि सब्जेक्टिव में ये हर वो चीज वो आती है जो पेशेंट बता सके। आप उसको जस्ट लाइक पेन की सीवियरिटी, नेचर, उसकी इरिटेबिलिटी, पेन की शिद्दत, वो आपको पेशेंट ही बता सकते हैं, आप नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो सब्जेक्टिव all the question should be relevant to the condition and they ultimately are not only they are only going to be answered by the patient himself, him or herself. So the good questioning can lead to the formation of primarily and secondary hypothesis. आप जब क्वेश्चन पूछते हो जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, जॉइंट स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो रिलेवेंट होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस यू कांट, अगर एक मस्कुल स्केलेटल डिसऑर्डर है और आप उसको ये पूछो कि क्या ये आपकी हेरिडिटी में रहा है, लेट्स सपोज, तो मेरे ख्याल से वो काइंड ऑफ इररिलेवेंट हो जाएगा। तो द गुड एंड देन ओपन एंड एड एज वेल, इफ यू एज द क्वेश्चन लाइक आप उसके क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हो कि आपने उनसे पूछ लिया कि क्या पेन की शिद्दत जो है वो 7 है आउट ऑफ 10, वो कंफ्यूज हो सकता है या वो हाँ या ना में जा सकता है। बट इफ यू रादर देन आस्क हिम और हर कि आप कितना देंगे आउट ऑफ 10 जो है वो, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाता है। पेशेंट हैज अ आंसर रादर देन यस और नो। यस और नो के अलावा जब पेशेंट आंसर करता है तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो द गुड क्वेश्चनिंग कैन आल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोथेसिस, जो कि पॉसिबली आपका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट आके बने और लाइकली आपका प्रोग्नोसिस में जो है वो बेहतर साबित है। So the word subjective reflects to a patient in case of the medical or physical examination to be conducted. The information जो कि obtained होती है throughout from the subjective and patient history and pathophysiology, it is a unique situation in which both the patient and physician they understand the instruction in order to intend the diagnostic and therapeutic। मतलब आप उसका डायग्नोसिस बनाने के लिए और फिर उसका थेरेपेटिक पर्पस के लिए दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मस्ट होनी चाहिए। लाइक क्वेश्चंस भी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसने रेलेवेंट पूछना चाहिए। सो देर आर द सेवरल क्वेश्चन, क्वेश्चनर्स, फॉर्म्स, बॉडी चार्ट्स एटसेट्रा इन ऑर्डर टू मेक एन एक्यूरेट डायग्नोसिस। लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो है आपका स्टार्ट होता है वो पेशेंट की हिस्ट्री से, जिसमें आप थ्रू आउट उसकी हिस्ट्री पूछते हो, उसकी डेमोग्राफिक डेटा एंड एवरीथिंग, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव एंड the systemic follow like a
सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट प्लान। तो द जनरल पर्पस क्या है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का? नंबर वन है कि एक रिलेशनशिप डेवलप करना है और पेशेंट्स के साथ, ताकि एक कम्युनिकेशन डेवलप हो सके, पेशेंट हेजिटेट फील ना करे। लेट्स सपोज पेशेंट समटाइम कंफ्यूज होता है, लैंग्वेज बैरियर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, कुछ रिलीजियस या कुछ अदर कम्युनिकेशन बैरियर्स भी आ सकते हैं। एंड देन असेस विद इट इट आल्सो असेस विद द प्लानिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ही गुड नहीं कर पा रहे तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव तक तब प्रोसीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेट सपोज सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पेशेंट ने आपको बता दिया कि मुझे शदीद पेन हो रहा है और ये अ, चोट लगने की वजह से, और आपको एक प्राइमरली आपका हाइपोथेसिस बनता है कि इसको शायद फ्रैक्चर है। डेफिनेटली इन ऑब्जेक्टिव यू गो फॉर एक्सरे, या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, यू कैन गो फॉर एमआरआई। इट आल्सो elicit the reports of the potentially dangerous symptoms। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जस्ट लाइक जैसे मैंने बताया, पेशेंट ने कहा कि मैंने हैवी वजन उठाया और गिर गया, उसकी वजह से उसके बाद ये पेन उसका आ रहा। दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स कि समथिंग सिचुएशन कैन बी द डेंजरस। या पेशेंट कहे कि मेरा पेन इतना सीवियर है कि बर्दाश्त से बाहर है और कोई वो मतलब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी मेरे पास नहीं है। तो देयर आर द सेवरल अदर रेफरल सिम्टम्स आल्सो जो डेंजरस हो सकता है। जस्ट लाइक वन ऑफ देम इज द हार्ट। If a patient comes with a shoulder pain and pain is also radiating to, that also requires a medical, especially the left shoulder is involved, so medical intervention required होती है। It's also determine the irritability and nature, just like the SIN, severity, irritability and nature. Assess the generation, assist with the generation of the working pathologic hypothesis as well, like workstation, establishing a baseline for the intervention and examination, and also it elicit the information on the history and the past history of the current situation। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम दिए हैं जहाँ से मैंने ये बुक दी है, या इसी मेरी बुक की चैप्टर नंबर, अगर आपने इन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन के जनरल पर्पजेस को पढ़ना है तो मेरी बुक के 124 पेज पे भी आप जा सकते हैं, वॉट एवर द चैप्टर इट वुड बी, ठीक है। तो वी हैव सम things that we have to go through: the past medical and surgical history, the general demographic data, the social history, the medications, family history, other tests and measures, occupation environment, etc. etc. ठीक है। नंबर वन कम टू द बॉडी चार्ट्स। बॉडी चार्ट्स अभी मैंने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक बॉडी चार्ट्स होते हैं जो कोई भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर जो यूज करता है। ये ना कि सिर्फ उसको हेल्प करेंगे बट आने वाले अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी वो जो है वो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप उस बॉडी चार्ट्स में एक स्पेसिफिक चीजें बनाते हो कि भाई इसको जॉइंट में पेन है, यहाँ पे पेन है, या बॉडी के साथ पेशेंट के सामने बॉडी चार्ट रखते हो कि भाई बताओ कहाँ पर आपको पेन है, तो शायद वो बता ना सके लेकिन वो चार्ट देके आपको गाइड कर सके। तो बॉडी चार्ट्स कैन बी द पार्ट ऑफ द आर द पार्ट ऑफ द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एंड दे आर डेफिनेटली यूज टू स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट द एरिया जो कि इंजर्ड है। तो लोकेशन ऑफ जो एरिया है, या सीवियरिटी को भी आप इंडिकेट कर सकते हो। कुछ लोग कांस्टेंट पेन को डिफरेंट सिंबल के साथ प्रेजेंट करते हैं, शार्प शूटिंग पेन के साथ, एरो के साथ, ट्रेवलिंग के साथ इंडिकेट करते हैं। दे आर द वाइल दे आर यूज्ड while the taking history, and then therapist must be no doubt know how to यूज। तो वो पेन वगैरह भी यूज कर सकता है चार्ट के साथ साथ, भाई आपको यहाँ पर पेन है उसको मार्क कर देता है, इससे ये पता चलेगा कि पेशेंट जब आया था उसको यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। सो दे आल्सो कैन नोन एज एनाटॉमिकल डायग्राम डायफ्राम्स आर द पेन मैप्स, क्योंकि आप वहाँ पे पेन बनाते हो, पेन के साथ मार्क बनाते हो, एक मैपिंग बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ पेशेंट से कि मुझे शोल्डर में पेन हुआ और वो रेडिएट हो रहा है, तो आप शोल्डर पे क्रॉस एक्स मार्क करके उसकी रेडिएटिंग साइन बना सकते हो टूवर्ड द लेफ्ट शोल्डर। और राइट पे अगर नहीं बना होगा तो चार्ट देख के सामने वाला बंदा भी बता सकता है, पेशेंट का केयर गिवर भी बता सकता है इसको प्रॉब्लम यहाँ पर। प्रॉब्लम कौन सी है वो हम definitely after the examination देखेंगे। So these are the real representation and used in the uh, uh, healthcare system in order to document and the communicate the location and also the severity of the symptom which you find during the examination। So these charts basically represent the deficit human body। या तो वो फुल बॉडी उसमें बनी हुई होती है, स्पेसिफिक लेट्स सपोज एक स्पेसिफिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और वो डील कर रहा है नी के साथ, तो वो नी का चार्ट रख सकता है फिर, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उसमें जो है वो माहिर है, एक्सपर्ट है, इस तरह करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेशेंट जो प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल सिम्टम्स एरियाज के साथ और वो डायग्नोस्टिक चैलेंजेस फेस करते हुए आते हैं, प्रॉब्लम के साथ आते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट के पास, तो उसकी जो एमएस के और नॉन एमएस के सिम्टम जो है वो टिपिकली प्रेजेंट करी होती है सेपरेटली। अब आपने उनको रिप्रेजेंट भी सेपरेटली करना होता है, तो यू कैन सो बॉडी चार्ट्स दे आर बेसिकली कैन बी द पेपर बेस्ड एज वेल या कैन बी द इलेक्ट्रॉनिक। आप उसको इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है कि आपने उसका बॉडी का चार्ट दिखा दिया, देन यू आस्क देम
जस्ट लाइक टच एलसीडीज वगैरह होती है, तो आप उनसे पूछ सकते हो टच स्क्रीन, तो वो बताते हैं मुझे यहाँ पर पेन है, यहाँ पर पेन है, तो आप वहाँ पे मार्क कर सकते हो इफ यू हैव एडवांस या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एट अ हेल्थ केयर वेयर यू आर वर्किंग। बॉडी चार्ट से पता क्या क्या चलता है? नंबर वन, द लोकेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या होगा, ये पेशेंट अलाउ करता है, पेशेंट बता सक अगर बता नहीं सकता तो वो पुट कर सकता है कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो लोकेशन और उस पेन की जो सिम्टम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक्जैक्टली उसकी पिन पॉइंट लोकेशन बता रहा होता है कि उसको लीजन कहाँ पर है या वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे हो रहा है। तो बॉडी चार्ट से एक तो पहले ये पता चलता है, दूसरा सिम्टम पता चलती है। अगर आप हर सिम्टम को अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, लेट सपोज पेन है, उसको आपने एक रेड कलर से मार्क कर दिया या क्रॉस से मार्क कर दिया, देन यू हैव अ पिंस एंड नीडल, तो आप छोटे छोटे डॉटेड से, इफ यू हैव अ नमनेस यू कैन रिप्रेजेंट इट अनदर सिंबल एज वेल। तो पेशेंट से आप ये भी पूछ सकते हो, लेट सपोज वहां पर डिफरेंट शक्लें छपी हुई है, पेशेंट से पूछते हो ना भाई आपको पेन किस किस्म का हो रहा है, सुइयां चुभ रही हैं, दैट इज द पिंस एंड नीडल, तो आप वहां पर नीडल्स की पिक्चर रख सकते हो, दैट दैट काइंड ऑफ द सिम्टम्स कम्स टू यू। when it comes to the like chuntiyan काट रही हैं, let's suppose the tingling sensation, the numbness or the sharp shooting pain that can be reflected by the red color, etc. So you can represent them. So these body charts, they basically reveal the can reveal the neural symptom which are secondarily finding and जो potentially primarily problem से आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट जो इंडिकेट करता है रेफर्ड पेन को, रेडिएशन ऑफ सिम्टम्स को, तो आप जाहिर सी बात है उसको डिटरमाइन भी कर सकते हो। अगर पेशेंट डायरेक्टली हाथ रखता है कि मेरा पेन रेडिएट कर रहा है, तो आप उसकी अंडरलाइन पैथोलॉजी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज है जो पेन को रेडिएट कर रही है। देन यू गो फॉर द सिन, द सीवियरिटी एंड इंटेंसिटी, ऐसा है। नेचर तो ऊपर हमने पढ़ लिया। सीवियरिटी इस सेंस में जस्ट लाइक द विजुअल स्केल, जो वेज स्केल है वो भी तो एक बॉडी चार्ट ही है ना। वेज स्केल पेशेंट के सामने हर लेवल पे 0 से लेके 1 से लेके 10 में शक्लें छपी होती है, तो पेशेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है मुझे आउट ऑफ 10 इतना पेन है, फिर आप उसको चार्ट के हिसाब से करते हो, फिर माइल्ड मॉडरेट सीवियर देते हो। तो आपकी सीवियरिटी मतलब माइल्ड मॉडरेट सीवियर है, या उसकी शिद्दत, शिद्दत मतलब आउट ऑफ 10 कितनी है, बर्दाश्त जितनी है, 5 से कम है, 5 से ज्यादा है, तो उसकी शिद्दत, सीवियरिटी और इंटेंसिटी का भी बॉडी चार्ट से पता चलता है। एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर टू, एग्रीवेटिंग मतलब हर वो चीज जो, हर वो एक्टिविटी जो आपके पेन को बढ़ाती है। रिलीविंग फैक्टर मतलब हर वो एक्टिविटी जो आपके पेन को कम करे। फॉर इंस्टेंस शैटिका का पेन या शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर का पेन है, तो पेशेंट अक्सर यही कहेगा कि जब मैं एक्टिविटी करता हूँ तो मेरा पेन बढ़ता है, लेट सपोज, तो उसके लिए वो एग्रीवेटिंग फैक्टर हो गया। शैटिका का पेन है पारिफॉर्मस सिंड्रोम वाला, सिटिंग कैन बी एग्रीवेटिंग, lying can be relieving. So these are the also determining. You can ask them as well. कम्युनिकेशन अमंग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एक बंदा हेल्थ रिलीजन बैरियर की वजह से, कम्युनिकेशन बैरियर की वजह से, प्राइमरी लैंग्वेज की बैरियर की वजह से, या गूंगा हो इनफैक्ट, तो ये कम्युनिकेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में बड़ा हेल्प करता है कि वो पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करे। अब एक बंदा बोल नहीं पा रहा, सही तरह से एक्सप्लेन नहीं पा रहा है, लैंग्वेज बैरियर है, कोई अदर रीजन, या बोल ही नहीं पा रहा, तो मेरे ख्याल से चार्ट आपका एक कम्युनिकेशन मीडियम हो सकता है कि भाई चार्ट के थ्रू आप उससे बात कर सकते हैं। दूसरा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल एज वेल, दो हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिफरेंट लैंग्वेज के साथ। और दूसरा ये कि पूछने की जरूरत भी क्या है, इफ अ चार्ट इज प्रेजेंट एंड चार्ट इज इनफ टू एक्सप्लेन अमंग द बोथ। फॉर एग्जाम्पल एक फिजिशियन, एक फिजियोथेरेपिस्ट है, तो अगर फिजिशियन चार्ट में लिख के भेज देता है इसको यहाँ यहाँ पे पेन है, और थेरेपिस्ट ने, मुझे नहीं लगता दोबारा पूछना चाहिए, क्योंकि चार्ट में वो ऑथेंटिसिटी मेंशन होती है। तो दिस इज आल्सो अ कम्युनिकेशन मीडियम among the healthcare professionals as well, and also within the healthcare professional and with the patient as well. So this is a visual communication tool among the healthcare professional and also with the patients as well. So it also can help the healthcare provider to track the changes as well. अब जो चेंजेस आ रही हैं उनको भी वो ट्रैक डाउन कर सकता है। लेट्स सपोज पहले शोल्डर में पहनता, फिर एल्बो में हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, तो वो विद द पैसेज ऑफ फॉलो अप वो हिस्ट्री देता रहता है और आप उसको मार्क करते रहते हो। सो ओवरऑल अगर हम बॉडी चार्ट्स की बात करें, दे आर वेरी keen, yeah, they are very interesting and interesting tool used during the examination, and also play a very important role in order to document and communicate with the patient symptom and finding. They also provide a visual clues. Yeah, they are also provide a visual tools that help the healthcare professionals to localize and understand the nature, severity, and intensity of the pain. That can lead to the more accurate assessment and patient care. So here are some examples, as you can see in the page number 178. Here are the common types of the body chart which are revealed. Body charts which are common used. As you can see, the on your right side, the anterior side, and then you can mark them, you can color them, you can dot them. It's all up to you, right? And the posterior side is. Come to the next is the behavior of the symptom. Patient की जो symptoms हैं वो behave किस तरह कर रही है। तो so in order to
assess the relevance of patient's response, especially during the examination. Further questioning from the examiner is also needed in order to note down कि what is the behavior of the symptom, किस तरह का symptom है. पेन का टाइप तो देख लिया, लेकिन वो स्टबिंग है, शार्प शूटिंग है, ये और वो बिहेव किस तरह करता है, लाइक हाउ द सिम्टम रेस्पॉन्ड टू द एग्जामिनेशन, हाउ द सिम्टम रेस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट, how the symptom responds to other pharmacological treatment, etc. So the behavior of symptom, it means the pattern of the symptom ultimately. The pattern, trend are the changes in the symptom which can be experienced by any healthcare professional or which are perceived by the patient over the time of the examination or over the time of the treatment. So in behavior को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि ये आपको असेस और डायग्नोसिस करने में भी हेल्प करेगा, बिकॉज दे बेसिकली रिफ्लेक्ट to how the patient symptom respond toward your examination and toward your treatment. Now the body charts are after the subjective examination. Let's suppose on your anterior side उन्होंने मार्क किया हुआ है, एक सिर्फ डॉट लगाया हुआ है आपके लेफ्ट घुटने के एंटीरियरली, तो वो क्लियर कट इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इसको लेफ्ट घुटने में भी इस तरफ जो है मीडियली पेन है, वो क्लियर कट चीज बताता है. फिर उसकी आप सुपरफिशियल है, आपने इंडिकेट कर दिया, 7 आउट ऑफ 10 इंडिकेट कर दिया कि इसकी पेन की जो शिद्दत है वो 7 है, तो मेरे ख्याल से बॉडी चार्ट से देख के मैं पेशेंट की कंडीशन बता सकता हूँ. ठीक है, और निमार्क कर सकता हूँ. गो ऑन द प्लान ए, पेन ए एंड द पेन बी. पेन बी पोस्टीरियरली वो शो कर रहा है कि दो साइड, दोनों तरफ उसको जो है वो पेन है. पेन की शिद्दत कितनी है, सुपरफिशियल तो है, लेकिन पेन की सुपरफिशियल पता चला लोकेशन नंबर 1, 1 आउट ऑफ 10 है, और एपिसोडिक है फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से चलता आ रहा है. तो दिस इज हाउ द बॉडी चार्ट बेसिकली रिवील. ठीक है, रिवील्स आर हेल्प. अब हम आ जाते हैं बिहेवियर ऑफ सिम्टम जो हम पढ़ रहे थे, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट. दे आर यूज टू डिटरमाइन अ डायग्नोसिस एंड प्रायोरिटाइज द ट्रीटमेंट. कौन सी चीज प्रॉब्लमेटिक है, नंबर 1 तो आपको डायग्नोसिस करने में भी हेल्प करती है, प्लस में ये प्रायोरिटाइज करती है कि आपने ट्रीटमेंट कौन सा चूज करना है, भाई ये ही ट्रीटमेंट क्यों यूज करें. लेट सपोज ये इसमें भी आपको ये हेल्प कर सकता है. ठीक है, देन आल्सो नेसेसरी इन मॉनिटरिंग द एस्टेरिक एट द रिस्क साइंस. मतलब जो आप एट रिस्क साइंस हैं उनको मॉनिटर करने में भी जो है वो हेल्प करती हैं. क्वाइट पॉसिबल अगर रेफरल है, या जिस तरह जो मोर डेंजरस है, येलो फ्लैग्स हैं वगैरह. इट्स आलो वैल्यूबल इन डिटरमाइनिंग द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एज वेल. नेचर से ये भी पता चलता है भाई अभी भी चोट लगी, एक्यूट इंजरी है, तो डेफिनेटली वहां पे इन्फ्लेमेशन या ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं. essential in determining the irritability like aggravating and relieving factors वगैरह. की एस्पेक्ट्स क्या हैं जो हमें बिहेवियर सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए चाहिए, या बिहेवियर सिम्टम हमें हेल्प करती है. नंबर 1 द टाइप. तो टाइप मतलब टाइप ऑफ पेन कौन सा है, जिस तरह टिंगलिंग है, नमनेस है, पेरेस्थीसिया है, आपकी कांस्टेंट पेन है, डल पेन है, डल एकिंग पेन है, शार्प शूटिंग पेन है, स्टेबिंग पेन है, बर्निंग पेन है, ऑनसेट. तो टाइप ऑफ पेन से भी हमें स्ट्रक्चर का और अंडरलाइन पैथोलॉजी का पता चल सकता है. ऑनसेट, ऑनसेट मतलब कैसे हुआ था, पहले कब हुआ, कभी कब कब होता है, कितनी देर वो टिकता है, स्टार्ट कैसे हुआ था, पहली एक्टिविटी कौन सी थी. तो द ऑनसेट आल्सो मैटर. इफ अ पेशेंट कम्स टू यू एंड सेज के मेरा अभी भी मुझे बस चोट लगी और मेरा पेन बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, लेट्स सपोज दैट ऑफन रिफ्लेक्ट्स कि इसका ऑनसेट एक्यूट तो है, लेकिन कोई समथिंग देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, कोई चीज क्लियर है. यही पेशेंट आए कि नहीं मुझे पेन तो सालों से रहता है, डेफिनेटली यू कांट टारगेट की एक्यूट है, क्योंकि वो सालों से रह रहा है या महीनों से रह रहा है, तो डेफिनेटली दैट वुड बी द इनटू द क्रोनिक. इफ अ पेशेंट सेज कि मेरा पोजिशनल और डल एकिंग पेन है और वो बस चलता रहता है, लेट सपोज दैट आल्सो रिफ्लेक्ट, उसका स्ट्रक्चर का भी पता चल रहा है कि मस्कुलर पेन हो सकता है, और दूसरा ये भी पता चल रहा है कि वो ऑन एंड ऑफ है, क्रॉनिक है. ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द टाइमिंग ऑफ द सिम्टम दैट आल्सो कैन provide the clues to underline cause and such as what there would be the several indication. ठीक है, एंड आल्सो द ड्यूरेशन, कितनी देर रहता है मुस्तकिल. अब जैसे आर्थराइटिक वाला पेशेंट ये नहीं कहेगा कि मुझे सुबह होता है रात को नहीं होता या बिल्कुल खत्म हो जाता है, नहीं, उसको एक कांस्टेंट पेन रहता है. हाँ, मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा होगी, लेकिन पेन उसको फिर भी कांस्टेंट रहेगा. एंड द एरिया आर द डेफिनेशन ऑफ द सिम्टम्स एज वेल. ठीक है, तो लेट्स सपोज एक्यूट इंजरी है विद इन 3 days 72 hours, एंड देन इफ इट गोज टू बियॉन्ड द 72 hours इट कैन गोज टू द क्रोनिक. तो डेफिनेट एरिया और डेफिनेशन या मतलब उसकी टाइमिंग, जो ड्यूरेशन है वो भी बड़ा मैटर करती है, वो भी डिवाइड कर लेती है पैथोलॉजी को. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी देर होता है, आधा घंटा रहता है, कब कब होता है, पूरा दिन रहता है. दैट आल्सो रिफ्लेक्ट कि हाउ ऑफन दे अकर, कंटिन्यूसली, इंटरमिटेंटली, ऑन एंड ऑफ है,
या किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी बेस्ड है. इट बेसिकली रेफर टू स्पेसिफिक ट्रिगर्स. एंड देन सीवियरिटी, वी ऑल नो दैट शिद्दत, इंटेंसिटी, लाइक माइल्ड है, मॉडरेट है, या सीवियर है. प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब कि कोई ऐसी चीज जो एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर, लाइक कोई ऐसी चीज जो आपकी ऑब्जर्व की गई हो कि इस मौसम में बढ़ता है, मौसम भले ही ना हो लेकिन वेदर चेंजेस या कोई इन्वायरमेंटल लाइफस्टाइल चेंजेस में आ गया, कि आप वर्क स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, आपका वर्क स्टेशन चेंज हो जाता है. तो प्रोग्रेशन मैटर करती है, डेवलपमेंट मैटर करती है, नेचर में, इंटेंसिटी में, फ्रीक्वेंसी. तो वो प्रोग्रेशन भी मैटर करती है कि भाई इसकी जो पेन जो आपका बढ़ रहा है, लेट्स सपोज उसमें जो प्रोग्रेस है वो किस चीज के साथ रिलेवेंट है. नेचर के साथ, आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, किसी फिजिकल एक्टिविटी के साथ. तो मॉनिटरिंग दी दीज प्रोग्रेशन या सिम्टम प्रोग्रेशन आल्सो हेल्प द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ताकि वो ठीक से एवेल्युएट कर सके ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस को, और फिर उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सके पेशेंट की सिम्टम्स को. पेट्रन एज वेल, पेट्रन मतलब कि उसके जो ट्रिगर्स हैं जो एसोसिएटेड है उसके प्रॉब्लम के साथ, वो पेट्रन उसका मतलब रोजाना सिम्टम्स क्या है. लेट सपोज समटाइम पेशेंट में आल्सो इंक्लूड द डाययूरिनल डाययूरिनल वेरिएशन सिम्टम्स जो कि वर्स होती हैं स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे, लेट सपोज इस तरह के. तो ये पेन का पेट्रन है, ठीक है. सीजनल वेरिएशन, या विच इज आल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक कंडीशन. तो उस सिम्टम्स के पैटर्न भी जो है पैटर्न बड़ा मैटर करता है. फाइनली एडिशनल सिम्टम, उसके अलावा चीजों को भी समझना लाजम है जो आपको लगती है कि इनके अलावा आप लोगों ने नोट डाउन नहीं की, लाइक सडन वेट लूज वगैरह हो गया. उसकी ये भी तो एक बिहेवियर सिम्टम है ना, कि जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है पेशेंट का वेट या तो गेन हो जाता है, बढ़ जाता है, जबकि मेडिकल से भी, मेडिसिन से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है. तो आल्सो अंडरस्टैंडिंग द एडिशनल सिम्टम्स ऑफ इट. तो सिम्टम में इम्प्रूव वर्स आर रिमेन द अनचेंज. जब आप एग्जामिन कर रहे हो, ट्रीटमेंट दे रहे हो, या तो पेशेंट की सिम्टम बढ़ेंगी या कम होगी, या वैसी की वैसी रहेंगी, क्योंकि रिजल्ट हो. तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जो बिहेवियर सिस्टम है, बिहेवियर ऑफ सिम्टम्स है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, ताकि वो अपना डायग्नोसिस प्रॉपर बना सकें, इनफैक्ट एग्जामिन ठीक से कर सकें, क्योंकि वो अंडरलाइन पैथोलॉजी को समझ जाते हैं, उनकी सीवियरिटी इंटेंसिटी को समझ जाते हैं. फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो हम पूछते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे. फर्स्टली वी हैव स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब देयर आर द सेवरल क्वेश्चन जो पेशेंट्स को पेशेंट से पूछने चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर अ प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर एग्जामिनेशन. तो मूवमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं. ये क्वेश्चंस अबाउट होते हैं कि भाई जो, लेट सपोज पेशेंट से जब पूछा जाता है, तो हाउ ऑफन द पेन बिहेव फॉर द 24 आवर्स. भाई 24 घंटे में ये पेन आपको कब कब होता है, कंटिन्यूस रहता है, मतलब पेशेंट से आप पूछते हो, आपसे ऑप्शन नहीं पुट करते, लेकिन ये पूछते हो कि भाई पिछले 24 घंटे में इसकी सिम्टम बताओ. ठीक है, तो पेशेंट बताता है कि ये हर वक्त रहता है, आज आधे घंटे बाद होता है, घंटे बाद होता है. तो ये क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए. इसको एग्जैक्टली इस तरह आप नहीं पूछते कि भाई 24 घंटे में बताओ क्या होता है, लेट सपोज on walking. So questions they should be need to be specific, and the results be like, let's suppose on walking, if a pain is noticeable after the sleeping soundly, the patient is sleeping posture or bed itself may be the cause. अगर पेशेंट कहता है कि मुझे वॉक में जो है वो पेन हो रहा है, या आप ओवरऑल पूछते हो, लेट सपोज पेशेंट कहता है कि मैं जैसे ही उठता हूँ मेरा पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि शायद स्लीपिंग पोस्चर या बेड में प्रॉब्लम हो जहाँ पे वो सोया हो. ऑन राइजिंग, जैसे ही वो उठता है, तो अगर पेशेंट कहे कि मुझे डिस्क इम्पेयरमेंट है और आर्थराइटिक जॉइंट चेंजेस है, तो पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस वगैरह डेफिनेटली देखने को मिलती है. और पेशेंट अगर कि भाई मैं उठता हूँ सुबह, मुझे मॉर्निंग में पेन होता है, ट्रेवलिंग टू वर्क में हो रहा है, तो वहां से सवाल पूछने चाहिए हाउ लॉन्ग, कि आप ट्रेवलिंग करते हो, कितने देरों की ट्रेवलिंग करो, और पेन कितने बजे स्टार्ट, कितनी देर में स्टार्ट होता है, क्या थ्रू आउट ट्रेवलिंग रहता है, या एट वर्क आपको रहता है. एट वर्क रहने के वजूहत से आपको ये पता चल सकता है कि क्या पता सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, ज्यादा बैठक हो, कंप्यूटर बेस्ड हो वगैरह. रिलैक्सिंग इन इवनिंग, मतलब पेन थ्रू आउट रहता है, लेकिन इवनिंग, शाम में जो है वो ठीक ठीक रहता है, रिलैक्सिंग रहता है. तो वो भी डिपेंड करता है किस किस्म का आपका वर्क स्टेशन है. क्या पता सुबह आप वर्क करते हो, वो आपके लिए काइंड ऑफ जो है वो डिस्टर्बिंग हो, और एट द एंड रिलैक्सिंग हो, या समटाइम वो रिलैक्सिंग हो एट द एंड डिस्टर्बिंग हो. इट कैन हैपन. इनिशियली गोइंग टू द पॉइंट, अगर पेशेंट के इनिशियली जैसे ही मैं बेड पे जाता हूँ, मतलब सोने लगता हूँ और मुझे पेन होता है, तो उसके हवाले से भी भाई ठीक है, फिर पेन कितनी देर बाद सबसाइड होता है, क्या वो सबसाइड होता भी है या नहीं, खत्म होता भी नहीं, एंड अल्टीमेटली इट सेज दैट ड्यूरिंग द स्लीप, भाई सोते वक्त मुझे पेन होता है. तो आल्सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी चीजें ले रहे हो, ड्रग्स वगैरह तो नहीं है, मेडिकेशन एक्सेट्रा बहुत है. तो ये मूवमेंट बेस्ड है, ठीक है, सारी की सारी हमने देखी. देन जॉइंट स्पेसिफिक, जॉइंट स्पेसिफिक, लेट सपोज हम एक रीजन को टारगेट करेंगे रिलेटेड टू द लंबर,
क्योंकि मोस्ट कॉमनली हमारे पास लो बैक पेन के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो क्योंकि जाहिर सी बात है हर जॉइंट पे तो हम क्वेश्चन लिखेंगे तो पूरी बॉडी में चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ द लो बैक पेन जो है वो ट्रॉमा के साथ वाबस्ता नहीं होता। लो बैक पेन आपको कोई एक्टिविटी बेस्ड होता है, ट्रॉमा बेस्ड नहीं होता। हर बार आपको चोट नहीं लगती। बैक पेन आपको एक्टिविटी बेस्ड भी हो सकता है, और कोई भी चीज ट्रिगर एक्टिविटी भी कर सकती है, या कोई मूवमेंट हो गई, या कोई एवरी टाइम ट्रॉमा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द low back pain. So herniated disc is more common here. We all know that, specifically at the L4-5 या L5S1. So patient definitely should be asked any history. कहीं ब्लेडर और बोवल इम्पेयरमेंट तो नहीं आपके लो बैक के साथ? दैट कैन रिफ्लेक्ट टू द L1 समटाइम। कोई इनकंटीन्यूंस हो लेट सपोज, तो यूजुअली रिजल्ट ऑफ द S4 नर्व रूट जो है वो आपकी बोवल या ब्लडर सिम्टम को एग्जेजरेट कर सकती है, जिसकी वजह से लेट सपोज प्रोस्टेट कैंसर कैंसर में होता है, जिसकी वजह से आपका बैक पेन आ रहा हो। तो टिपिकली इन चीजों को रिपोर्टेड करना चाहिए। देन नंबर टू, इफ अ पेशेंट कम्स टू के इनकंटीनेंस है, भाई कंप्लीटली इम्पेयरमेंट है इसकी यूरिनेशन की, तो ये भी सिम्टम्स को नजर रखना है। रिटेंशन है, पेशेंट फील करता है दैट वी हैव टू गोइंग ऑन बट इट डजंट कम बेसिकली, ठीक है। तो यूरिनेशन एंड दिस मे बी द रिजल्ट ऑफ द फैसिलिटेशन ऑफ द स्प्रिंक्लिंग नर्व। तो मतलब आपने अंडरलाइन पैथोलॉजी को भी के साथ समझना है। देन दिस सेडल पेरेस्थीसिया और एनेस्थीसिया, ये एक क्लासिक किस्म की सिम्टम है जो आपको क्वाडा इकोना के पेशेंट में देखने को मिलती है। जब भी जो लास्ट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है वो अफेक्ट अगर हो जाए, कॉनस मेडुलरिस, तो वो अपर मोटर न्यूरॉन की सिम्टम्स को ट्रिगर करता है, लीडिंग टू द न्यूरोजेनिक ब्लेडर को। तो ये भी एक उसकी सिम्टम्स है। ये भी पेशेंट है। पेन विद द कफ और स्नीज, इफ ऑफन पेशेंट सेज कि मैं जो मेरा जो पेन पेन है वो कफ में हो रहा है, दैट रिफ्लेक्ट्स टू द डिस्कोजेनिक पेन एज वेल। कि pain with a cough or pain with the sneeze usually also come the discal or dural pain that can be produced। इससे क्या होता है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि एसोसिएटेड है दो तीन वजूहत से। तो इंट्रा जब आपका थोरेसिकल या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है, ठीक है। नाइट पेन नॉट रिलेटेड टू द मूवमेंट, लेट सपोज तो द 20% ऑफ द स्पाइनल जितने भी मेस्टाइसाइजेस हैं वो लंबर रीजन में ही होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पेन अगर नाइट में हो रहा है जो कि किसी मूवमेंट बेस्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ऑल द पेशेंट्स दैट आल्सो रिफ्लेक्ट द ऑनसेट ऑफ द पेन, ठीक है। रिलेटेड टू द सर्वाइकल रीजन वही है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ अ पेशेंट गिव्स अ हिस्ट्री ऑफ डिजीनेस और ड्रॉप अटैक और नोजिया, जो कि रिजेंबल करती हैं रिलेटेड टू द वीबीआई वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरी, या कोई अदर सिम्टम्स, लेट सपोज कोई न्यूरल प्रॉब्लम भी हो सकती है। लाइक ट्रामेटिक डिजीनेस मे बी द रिजल्ट फ्रॉम, अगर ट्रामेटिक डिजीनेस उसको हो रही है तो वेस्टिबुलर सिस्टम, वेस्टिबुलर बेसिलर सिम्टम, या अपर सर्वाइकल जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। rheumatoid diseases, तो ओनली द स्टडी आल्सो शो द 30% ऑफ द पेशेंट जो rheumatoid arthritis के साथ आते हैं उनको नेक पेन जो है वो हो रहा होता है, ठीक है। कॉर्ड साइन जो कि किसी नेक पोजीशन से वाबस्ता है, तो अगर कोई भी आपको न्यूरल की सिम्टम मिले विद रेस्पेक्ट टू द नेक मूवमेंट, दैट आल्सो कैन रिफ्लेक्ट टू द डिस्कल पेन एज वेल, ठीक है। Radicular pain going to the right or left, whatever the area it goes, it represent to the coming from the radiation, and history of the trauma as well. Whiplash injury, most common cause of the trauma to the neck is the hyperextension injuries as well, क्योंकि वो उसकी क्लोज पेक पोजीशन है। उसमें अगर क्लोज पेक पोजीशन में थोड़ा सा भी अगर फोर्स ज्यादा लगता है तो इट कैन ट्रिगर द इंजरीज। ओके, देन देयर आर द एडिशनल क्वेश्चन जो कि कंसीडर करने चाहिए। नाइट स्वीट्स, मतलब रात को पसीना आता है, दैट रिफ्लेक्ट्स टू द एनी थायराइडल इशू, एनी सिस्टमिक इशू एक्सेट्रा। मेलेस, मतलब बॉडी चिल्स एंड फीवर्स एज वेल। तो फीलिंग ऑफ द जनरल डिस्कम्फर्ट, उलझन एक किस्म की फील हो रही है, अनइजीनेस फील हो रही है, वो भी किसी प्रॉब्लमेटिक को इंडिकेट कर सकता है। क्वाइट पॉसिबल कोई एंजाइटिक हो, या एनीथिंग रिलेटेड टू द इमोशन प्रॉब्लम एज वेल। 5 Ds you have to note down: the dizziness that reflects to the cervical or any VBI problematic, you have vestibular. Dysarthria, mother problem in speech, right? And then dysphagia, problem in swallowing. Diplopia, any problem with the vision, and then drop attacks. ठीक है? These 5 Ds can also risk to the vertebral artery involvement. One of them, अगर कोई भी एक symptom भी मिलती है, तो don't forget to assess the VBI. MOI, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, गिरने का जो ट्रॉमा का इंजरी जो मैकेनिज्म था, गिरे कैसे भाई। अगर एक पेशेंट राइट शोल्डर पे साइड के बल गिरता है और कंप्लेन आपके पास लेफ्ट शोल्डर के लिए आता है, तो मेरे ख्याल से वो मैकेनिज्म इंजरी से आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रॉमा इससे रिलेवेंट नहीं है। अगर राइट साइड गिरता है, राइट साइड के आ जाए, तो डिपेंड करता है कि उस वक्त गिरते वक्त
हाथ की पोजीशन क्या है, क्योंकि उस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी से आप ये डिटरमाइन करोगे कि जॉइंट किस पोजीशन में बेसिकली मौजूद था, राइट। एनी कॉर्ड साइन, स्पाइनल कॉर्ड साइन, वही नर्व की सिम्टम्स। क्वाडा इकोना साइन, जिस तरह हमने देखा S4 वाली बोल और बिल्डर वाली यूरिनेशन प्रॉब्लम। एनी मेडिकेशन एज वेल अगर वो ले रहा है। एंड जनरल हेल्थ भी आपने देखनी है, ओवरऑल बॉडी वेट चेंज तो नहीं आया, बॉडी वेट गेन, वेट वेट लूज एक्सेट्रा, एनी एसिमेट्री एट्रोफी। देन यू कैन गो फॉर अदर इन्वेस्टिगेशन, कि आपने चीजें देख ली नाउ, इफ यू फील कि यार ये तो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, बॉवल सिंड्रोम के साथ आया, आप क्या करोगे? क्वाडा इकोना सिंड्रोम के साथ आया, आप क्या करते हो? डेफिनेटली यू कैन रेफर। अगर किडनी स्टोन पेन का हो रहा है किसी को, तो मेरे ख्याल से वो तो पेन ओवरऑल बॉडी में बताएगा, मतलब उस स्पेसिफिक लंबर एरिया में बताएगा, वो भी एंटीरियरली, तो मेरे ख्याल से वो आपका केस नहीं होता, ठीक है। देन यू गो फॉर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंडीशन के साथ आ रहा है, जो जो चीजें हमने डिस्कस की, ऑनसेट, ड्यूरेशन, कैरेक्टर, सीवियरिटी, एवरीथिंग, कि जिस प्रेजेंट कंप्लेन के साथ आता है। यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, एनी पास्ट सर्जरी, एनी पास्ट जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, वो भी चीजें आपको बताते हो। एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल वी आल्सो मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड फॉलोइंग द risk factor which can come from a past medical history as well, right? So there are the list considering during the past medical history, chronic medical condition, कोई लंग की कंडीशन हो, कोई हार्ट की कंडीशन हो, वो भी डिटरमाइन कर सकता है, या प्रीवियस सर्जरी, स्क्रीनिंग टेस्ट, जनरल हेल्थ। सोशल एंड फैमिली हिस्ट्री सेंस में मैटर करती है, लाइक डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर वगैरह, दे आल्सो कैन ट्रेवल फ्रॉम फैमिली टू फैमिली, द जनरेशनल या हेरिडिटी प्रॉब्लम। तो सोशल एंड फैमिली हिस्ट्री भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ओके, एक ओवरव्यू अगर हम दें, सोशल और फैमिली हिस्ट्री किस तरह गैदर करनी चाहिए, या क्या हमें हेल्प आउट करती है इंफॉर्मेशन के लिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ वर्क मैटर करता है, कि आप कितने घंटे काम करते हो, किस किस्म का काम है, झुककर काम कर रहे हो, बैठकर काम कर रहे हो, खड़े होकर काम कर रहे हो, तो उसका इंजरी से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। आपका लिविंग जो सिचुएशन है वो क्या है, लाइक डिपेंडेंट है, होम ड्यूटीज हैं, स्ट्रेस एक्टिविटीज हैं, या अदर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। रिक्रिएशन एज वेल लेवल ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्सर्शन कितना है, सेशंस पर भी कितने लेते हो, या कोई और आप रिहेबिलिटेशन से वापस। एंड देन यू अल्टीमेटली प्लान फॉर अ फिजिकल एग्जामिनेशन, देन अल्टीमेटली अ फिजिकल एग्जामिनेशन प्लान, जो आपने ये अभी अभी सारी डिटेल ली, तो वो सिस्टमेटिकली एक अप्रोच है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, जो पेशेंट्स की ओवरऑल जो हमने चीजें सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में दी, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल कर एक उसको हाइपोथेसिस प्राइमरी सेकेंडरी बनाकर उसको रिप्रेजेंट करता है इन ऑर्डर टू रीच एन एक्यूरेट डायग्नोसिस। तो एग्जैक्ट कंपोनेंट अगर हम एग्जामिनेशन का देखें, जो अभी मैंने डिस्कस किया, वो भी डिपेंड करता है। सो आई एम डेफिनेटली एक जनरल आउटलाइन में शेयर कर रहा हूँ फिजिकल एग्जामिनेशन के पार्ट में, जो आपको हेल्प आउट कर सकती है। इंट्रोडक्शन एंड मेकिंग रिपोर्ट, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, इंट्रोडक्शन की, आपने उसको रिपोर्ट किया, फिर आप मेडिकल हिस्ट्री के उसके सारे सिस्टम्स भी रिव्यू करते हो और हिस्ट्री भी रिव्यू करते हो, जिसमें प्रेजेंट पार्ट दोनों आ गए। वाइटल साइन देखते हो, जनरल इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन कंपोनेंट्स हो गए, एग्जामिनेशन ऑफ द ओवरऑल जो जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी के, डॉक्यूमेंटेशन किया, रिपोर्टिंग की, देन पेशेंट एजुकेशन एंड गाइड किया, एंड फाइनली दी फॉलो अप एंड कंटिन्यूटी ऑफ द केयर। ये कुछ क्लिनिकल, this is the last component was the plan of the physical examination, and then according to the HEC course there were some scenarios as well, कि आप कुछ क्लिनिकल सिनेरियोज भी पुट करें, और उसको आप उसी की सब्जेक्टिव हिस्ट्री बनाएं, उसी की हिस्ट्री दें, खुद ही इमेजिन करें, और उसी का केस प्रेजेंट करें, उसी का एग्जामिनेशन दें। तो मेरे ख्याल से वो एक सब्जेक्टिव पार्ट है जो कोर्स आउटलाइन में मेंशन है, इसीलिए मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये केस सिनेरियो मैंने पुट किया हुआ है कि 32 साल बंदा है और सारी डिटेल लिखी हुई है, तो उसका एग्जामिनेशन होता है और चीजें उसमें देखी जाती हैं, उसका बायोमेकेनिकल एग्जामिनेशन ओवरऑल, राइट। एंड एट द एंड डायग्नोसिस, टिप्स कुछ दी गई हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टिप्स भी मेरे ख्याल से एक कंपोनेंट। ओपनिंग क्वेश्चन ये है कि ओपनिंग क्वेश्चन आप इतना शॉर्ट करें और डायरेक्ट करें, और पेशेंट को भी बताएं कि वो भी कुछ अपना इशू बताए, आप ना पूछें हाँ जी पेन हो रहा है ज्वाइंट में, लेट्स सपोज, तो ये साल 9 में ही बचा, आप वो उसके बाद हाँ या ना के अलावा ऑप्शन नहीं है, दिस इज द क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें पेशेंट को भी बोलने को मौका मिले, भाई कहाँ पर पेन हो रहा है, ठीक है। अगर के वो हाथ रख के इस जॉइंट पे पेन हो रहा है, तो उसको वहां से पूछे जी पूरा इसकी मतलब डिटेल्ड बताएं, लेट सपोज, कि कहाँ पर हो रहा है, जगह हाथ रख के बताएं, तो यहाँ से क्या होगा, पेशेंट को भी बोलने का मौका मिलेगा। आप डायरेक्टली क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना पूछें, ठीक है, लाइक डोंट आस्क दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। देन यू कैन ask them कि what how can I help you, what is the problem, no doubt how can I help you, what can I do for you। तो फिर आप उसके बाद बॉडी चार्ट जो जो अभी डिस्कस किया वो फॉलो अप एक्सेट्रा, सारी चीजें आप देखते हो, राइट। एंड देन so yes, probably we are done with the yes chapter 10, and then I will
definitely upload the chapter 11. Thank you so much. And again, don't forget to like, subscribe my channel as well, and also put your valuable feedback in the comment box. And do let me know after the completing of this book, what kind of another book related to the physiotherapy we should target. And if you guys want that I need to explain, I need to teach that book, and that should be the second part of the book series. Also mention in the comment box. Till then, thank you so much, and don't forget to put your feedback on my social media platform as well, named with the Center of Management. Thank you.